स्वागत है आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्लास 6 विज्ञान का अध्याय 14 पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है अध्याय जल। तो चलिए आज हम बिना टाइम गंवाए अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन 1 बाल्टी जल मिलता है। कल्पना कीजिए तब क्या होगा। क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? इनके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे? यदि काफ़ी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं। चित्र 14.1 में आप देख सकते हैं। क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल के लगभग कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? आइए देखते हैं 14.1 हम कितने जल का उपयोग करते हैं। क्रियाकलाप 1, प्रतिदिन के उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। सारणी 14.1 में कुछ क्रियाकलापों की सूची दी गई है। इसी प्रकार की सारणी अपनी नोटबुक में बनाइए। अब पूरे दिन में आप तथा आपके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रयुक्त जल की मात्रा मापिए। आप मापन के लिए मग, गिलास, बाल्टी या किसी अन्य बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। सारणी 14.1 किसी परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग होने वाले जल की मात्रा का अनुमान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सारणी है इसमें क्या दिया गया? क्रियाकलाप, उपयोग हुए जल की मात्रा, पीने में कितना उपयोग, ब्रश करने में, नहाने में, सबका यहाँ पे आपको फिल करना है। अब आप ये जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। इस जानकारी का उपयोग करके ये गणना कीजिए कि आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। आप जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या से विभाजित कीजिए। यह आपके परिवार के एक सदस्य की एक वर्ष में जल की आवश्यकता का ज्ञान कराएगा। पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं। अब आपको ये बोध हो जाएगा कि आपके शहर अथवा गांव के लिए एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होगी। वो जो जिज्ञासु है, क्या हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समान मात्रा में जल उपलब्ध होता है? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ के लोगों का उचित मात्रा में जल नहीं मिलता है? वे अपना काम कैसे चलाते होंगे? वो जो ये सब सोच रहे हैं। आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई है जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकताएं इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित हैं? हम गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियां तथा अन्य बहुत सी खाने की वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं पौधे से ही प्राप्त होते हैं। क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती? क्या आप जल के कुछ और उपयोग सोच सकते हैं? हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है। इसीलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं वरन बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। जल 14.2 हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये देखते हैं आप अपने उपयोग के लिए आप जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। आप में से कुछ कहेंगे हम नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं अथवा हैंडपंप से जल प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य ये कह सकते हैं कि हम जल टोटियों से प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टोटियों में जल कहाँ से आता है? टोटियों के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं वह जल भी किसी झील, नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क द्वारा की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमें से प्रत्येक का अपने घर में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न हो सकता है। अंततः हम सबके जल के एक से ही स्रोत
है, जैसे तालाब, झील, नदी तथा कुएं। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया है। इन तालाबों, नदियों, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है? यह है पृथ्वी। यहाँ पे जो नीला दृश्य दिखाया गया है वह क्या है? महासागर। तो आप देख, और ये जो है ये स्थल है। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का अधिकतर भाग जो किससे घिरा है? जल से घिरा हुआ है। तो क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है? इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है। इसलिए ये पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। कदाचित आपने एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की ये पंक्तियाँ सुनी होंगी। हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुणा गाथा को उल्लेख किया है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है? आखिर जो जल हम उपयोग करते हैं वो खारा नहीं होता। हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों की जल आपूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर करती है? महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है? इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में जानना आवश्यक है। तो देखते हैं जल चक्र, जल के विलुप्त होने की युक्ति। आपने कितनी बार ये देखा है कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है? यह जल विलुप्त होता है, प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। ये जल कहाँ चला जाता है? आइए देखते हैं। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6 याद है, जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक घुला हुआ था? हमने क्या पाया था? जल वाष्पित हो गया था तथा नमक शेष रह गया था। इस क्रियाकलाप से हमें ये बोध होता है कि गर्म करने पर जल जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप से हम ये भी अनुभव करते हैं कि जलवाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती। इस प्रकार बनी जलवाष्प वायु का एक भाग बन जाती है, जिसे पराया देखा नहीं जा सकता। हमने ये भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथा हमने ये भी देखा कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य ज़मीनी क्षेत्रों से भी जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अध्याय 5 में हमने ये भी उल्लेख किया है कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। वाष्पन के लिए आवश्यक ये ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है? आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 2 एक जैसी प्लेट लीजिए। एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश धूप में तथा दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखिए। अब इन दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए। जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए जल इधर उधर ना छलके। प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का परीक्षण कीजिए। क्या जल विलुप्त होता प्रतीत होता है कि किस प्लेट का जल हमें विलुप्त होता है? जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है तथा अभी जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। क्रियाकलाप 2 में हमने ये देखा कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँचती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जल वाष्प निरंतर मिलती जाती है तथा फिर जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। क्या जलवाष्प के वायु में अंतरित होने का कोई अन्य प्रक्रम भी है? पौधों द्वारा जल की क्षति। अध्याय 7 में पढ़ा
अपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों की वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको अध्याय 7 का वे क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपने अपत्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का परीक्षण किया था? वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, ये हमें पूरे प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हम देखेंगे बादल कैसे बनते हैं। क्रियाकलाप 2, जल से आधा भरा गिलास लीजिए। गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछिए। जल में कुछ बर्फ डालिए। 1 या 2 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। गिलास के बाहरी पृष्ठ में होने वाले परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। चित्र 14.6 में देख सकते हैं। गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आती हैं? बर्फ जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। संघनन के इस प्रक्रम को हमने अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में देखा था। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका। यह कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं ताप कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसे में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें जिन्हें जलकणिका कहते हैं में परिवर्तित हो जाता है। यही छोटी जलकणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। चित्र 14.7 में आप देख सकते हैं। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जलकणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े माप की जल की बूंद बनाती हैं। इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में ये ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है। बादल बनते हैं और वर्षा ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है। पुनः महासागरों की ओर वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है? प्रायः समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। ये विभिन्न रंगों से होता है। पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है। ये जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियाँ भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती हैं। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। इसी प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से ही आता है। इन क्षेत्रों से अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं। वहाँ पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय है। पहली एक चिंता को आपसे बांटना चाहती है। उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर वनस्पति बहुत कम है, ये बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी बहा ले जाता है। अब हम ये जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलो तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है। वर्षा ओलो तथा हिम के रूप में वापस लौटता है। और अंत में वापस महासागर में लौट जाता है। जल के इस प्रकार चक्रण करने को जल चक्र कहते हैं। समुद्र तथा भूमि के बीच ये जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। 14.5 यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा?
वर्षा का समय अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जबकि ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है, विशेषकर गर्मी के दिनों के बाद वर्षा में राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है, परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चित्र 14.10 भारी वर्षा से नदियों, झीलों तथा तालाबों का जल स्तर बढ़ जा सकता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। ये खेतों, वनों, गांवों और शहरों को जलमग्न कर सकता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन अपार क्षति होती है। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाती हैं। पर जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जल से जीव थल भाग में फंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। यदि काफी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि ये वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है, इसलिए मृदा सूख जाती है। उस क्षेत्र के तालाबों और कुओं में जल का स्तर गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भौम जल की भी कमी हो जाती है, इससे सूखा पड़ सकता है। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। कदाचित आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में सुना होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पति का क्या होता है? अपने माता पिता तथा पड़ोसियों से चर्चा करके अथवा समाचार पत्रों व मैगजीन में पढ़कर इसके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक साधारण दृश्य है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई। इसलिए ये आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ ना हो। वर्षा के जल का संग्रहण। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान हैं। ये नालियों में बह जाता है। क्या ऐसा नहीं है कि इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत दूरी पर हो सकती हैं, क्योंकि ये जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया था। इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। वर्षा जल संग्रहण की यहाँ 2 तकनीकों का उल्लेख किया गया है। छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुँचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्पंदित करना आवश्यक होगा। इस जल का भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बनी किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। और एक दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुँचने दिया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्षा का जल यहाँ पाइप छत पे वर्षा का जल गिर रहा है, फिर यहाँ पाइप के जरिए यहाँ पे
एकत्रित किया गया है, फिर वहाँ से भी इसके नीचे संग्रहण किया जा रहा है। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। कल फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 15 हमारे चारों ओर वायु से। तो ठीक है, बाय।